Good morning to all. In this video, we will going to continue our exercise 3.5. हमने 3.5 के स्टार्टिंग में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। अब उसका जो लास्ट क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था वर्ड स्टेटमेंट वाला, वो मैं आपको वर्ड स्टेटमेंट में से कैसे हमने इक्वेशन डिराइव करनी है वो सिखाऊंगी। देन यू विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इसकी फर्स्ट अगर हम रीड करें स्टेटमेंट, तो इसमें क्या है, ये पहले भी कराया इस तरह का क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स, है ना, एंड कहने कोई हॉस्टल चार्ज है, ठीक है, उसमें क्या है मंथली चार्ज में से कुछ चार्ज है वो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मेस। जैसे मान लो कि हॉस्टल में जो 2000 रुपीज़ है, मान लो किराया वगैरह वो तो फिक्स ही हैं, वो तो लेते ही लेते हैं जैसे 2000, ठीक है, पर उस एक्स्ट्रा कौन से चार्ज आते हैं, मेस के चार्ज एक्स्ट्रा हैं जो हम खाना खाते हैं वहाँ पे। जैसे रहने के एक फ़िक्स चार्ज हैं और जैसे खाना खाने के क्या है एक्स्ट्रा चार्ज उसमें ऐड हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंग, कितने दिन हम खाना खा रहे हैं। तो देखो हमें क्या बोला, मतलब दो चीज़ों की बात की गई है, एक तो फिक्स चार्ज है हमारे पास, दूसरे चार्ज क्या है जो डिपेंड कर रहे हैं फूड के ऊपर मेस में, ठीक है। तो आगे बोला है हमें व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज़, है ना, एक स्टूडेंट था ए, उसने 20 डेज़ के लिए फूड लिया है मेस में से, और शी पेज ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो उसने जो टोटल चार्ज पे किए हैं वो कितने किए हैं, ₹1000 पे किए हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि 500 उसका हॉस्टल का हो जो फिक्स चार्ज है, हो सकता है 500 क्या है उसका मेस का हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैंने आपको वैसे दिया है एक बारी अंदाज़ा। 1000 में क्या है उसके फ़िक्स चार्ज भी इंक्लूड है और उसके जो 20 डेज़ के मेस के चार्ज हैं वो भी इंक्लूड है, ठीक है। टोटल उसने ₹1000 है जो वो पे किया है। वेरियस एज स्टूडेंट बी, अब स्टूडेंट बी है हु टेक फूड फॉर 26 डे, जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज़ के लिए फूड ले रहा है और उसने कितने पे किए हैं 1180 हॉस्टल चार्ज, उसने 1180 हॉस्टल चार्ज पे किए हैं। वैसे ही हो सकता है इसके भी कुछ फिक्स चार्ज होंगे और उसमें क्या ऐड किए हैं मेस जो खाना खाया उसके चार्ज 26 डेज़ के। तो हमने फाइंड क्या करना है, फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, है ना, दो चीज़ें ही करनी है ना। तो पहली बात तो जिसको हमने फाइंड करना था उसको लेट कर लो। सो एक तो हम फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे, दूसरे क्या है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो करो लेट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लेट फिक्स चार्ज, लेट कर लिया, फिक्स चार्ज कितना है x, और दूसरा चार्ज ऑफ फूड पर डे, है ना, ऐसे लेट कर लो कि फूड का चार्ज पर डे का, मान लो वो y है, ठीक है, पर डे का चार्ज कितना है फूड का y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दो बंदों की बात की गई है, एक ए की, मान लो पहले ए की बात करते हैं, उन्होंने ए बी दो लिए थे ना, यस, तो पहले मान लो हम ए की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ए ने क्या किया था, 20 डे फूड खाया था तो उसके कितने आए, ₹1000 हॉस्टल चार्ज आया। इसमें क्या है उसका फिक्स चार्ज तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो एक तो क्या है उसका फिक्स चार्ज होगा, प्लस उसने 20 डेज़ फूड खाया है, 1 डे फूड खाने के ₹y हैं, है ना, ₹y चार्ज हैं, तो 20 डेज़ खाने के कितने होंगे 20y होंगे, ठीक है। एक दिन के खाने के चार्ज कितने हैं y, तो उसने 20 दिन खाया तो कितने चार्ज हो गए 20y, इक्वल टू टोटल उसने पे कितना किया है ₹1000। क्लियर हो गया। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन सेकंड में क्या है हमारा, हाँ, तो बी की बात करते हैं। बी ने क्या किया था, बी ने 26 डे फूड खाया और उसने ₹1180 पे किए हैं। सिमिलरली बी के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो दोनों के लिए सेम रहेंगे, x ही है, प्लस इसने कितने दिन खाना खाया 26 डे, तो वही 1 डे का y, 26 डे का खाने का जो चार्ज है वो 26y, इक्वल टू 1180 उसने टोटल पे किए हैं। तो ये क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इसको आप सोल्व कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद है आपको कैसे करते थे, सबसे पहले कांस्टेंट को इधर ले आना ना, शिफ्ट करना, समथिंग समथिंग सारा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करवाया था। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली पहले इक्वेशन बना लेते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं क्या एक बार और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। अभी हम फिलहाल तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है,
अ फ्रैक्शन बिकम्स, कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया ना। फ्रैक्शन में क्या बताया हुआ है, फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल नंबर ही होते हैं एक तरह, जो ओवर की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को, जो एक ऊपर वाला होता है, एक नोमिनेटर होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5/2 यही फ्रैक्शन होती है, ये नोमिनेटर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर। 5 इज़ नोमिनेटर, 2 इज़ डिनोमिनेटर। तो आगे चलते हैं, कह रहे हैं कोई फ्रैक्शन है, बिकम्स 1/3, वो 1/3 बन जाती है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फॉर नोमिनेटर, जब क्या है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं नोमिनेटर में से, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 1/3 बन जाती है। ठीक है, तो देखो अब हमें बोला है कि 1/3 फ्रैक्शन बनती है जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं नोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर की तो बात की नहीं ना, फर्स्ट तो यहाँ तक खत्म होगी, ये तो एंड से तो हमारी सेकेंड इक्वेशन शुरू है। ठीक है, तो अभी हमारी फर्स्ट जो कंडीशन थी ये खत्म हुई, तो इसमें हमें क्या बोला गया, सिंपली नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डोमिनेटर को अब छेड़ो ही ना। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम, पहले तो हम लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन लेट कर लो, चाहे तो x/y कर लो, चाहे नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर कर लो, जैसे मर्जी कर लो। x/y लेट कर लो, चाहे इसकी जगह पे n/d कर लेते, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लेते इसको n/d, आपकी मर्जी है। x/y लेट कर लो, आपकी फ्रैक्शन है वो क्या है, x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बनती है कब, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम नोमिनेटर। नोमिनेटर ये है ना हमारा, ये हमारा नोमिनेटर है, क्या डिनोमिनेटर है। x/y, नोमिनेटर में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/3। यही बोला है ना कि जब हमने नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, अगर नहीं बोला उन्होंने दूसरे के बारे में, उसको एज इट इज़ रखो, तो हमारी फ्रैक्शन है 1/3 बनती है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा, 3 को किया x-1 से, 1 को y से किया y आ जाएगा। तो आगे करते हैं 3x - 3 = y। सो आगे x वाले एक साइड पे ले जाओ, y को इधर ले आए माइनस में चली गई, 3 को उधर ले गए प्लस में चला गया। तो हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, सेकंड में क्या बोला है, इट बिकम 1/4। अब ये जो फ्रैक्शन है ये 1/4 बन जाती है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब हम क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो मतलब इसमें क्या है, हमने नोमिनेटर का कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देना है और फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/4। तो करो कैसे करेंगे, वही नोमिनेटर x/y है ना, नोमिनेटर का तो कुछ करना ही नहीं इसका, तो इसमें क्या करना है, 8 ऐड करने हैं, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, कितनी बोली है हमें, 1/4। तो कितनी बन जाएगी फ्रैक्शन, 1/4। ठीक है, इसमें नोमिनेटर को कुछ मत करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 4 से किया 4x, 1 को किया हमने y + 8 से, y + 8 ही रह जाएगा, है ना। तो y को लेफ्ट में ले आओ, 4x - y = 8। तो दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों को क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व कर लेना। तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कह रहे हैं यश स्कोर, कोई स्टूडेंट है वो स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स इन टेस्ट। 40 मार्क्स ले रहा है वो किसी टेस्ट में, कब ले रहा है, 40 मार्क्स ले रहा है टेस्ट में। आगे पढ़ो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसके टेस्ट में कुछ क्वेश्चन राइट हुए होंगे, कुछ क्या रॉन्ग हुए होंगे। तो जो राइट अगर उसका कोई क्वेश्चन होता है तो एक राइट क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते, 3 मार्क्स मिलेंगे। ये ऐसे कह रहे हैं कि ईच का मतलब एक राइट क्वेश्चन जब ठीक होता है तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। जब उसका ईच रॉन्ग क्वेश्चन एक अगर गलत हो गया तो उसका 1 मार्क्स क्या है, लूज़ कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, टोटल उसके 40 मार्क्स आए हैं। 3 मार्क्स मिलते हैं अगर उसका एक क्वेश्चन ठीक हो रहा है, और 1 मार्क्स लूज़ होते हैं, कटते हैं अगर उसका, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पे, लूज़ मतलब 1 मार्क्स कट कर रहे हैं अगर उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। आगे ये भी फिलहाल हम एक फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, सेकंड बाद में चलेंगे, अभी यहाँ तक की इक्वेशन बनाते हैं। लास्ट में पढ़ लो, हमने फाइंड क्या करना है, इतना पढ़ लो, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि कितने, हाउ मैनी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे टोटल इसमें। ठीक है, तो पहली बात क्या है, हमारे पास राइट और रॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है ना,
राइट और रॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे राइट आंसर को, कि जो राइट आंसर है उसको लेट कर लिया एक्स है, लेट रॉन्ग आंसर को हमने लेट कर लिया वाई है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। अब देखो अब क्या बोला है हमें यहाँ पे, हमने हाँ लेट किए हैं राइट आंसर्स की, कितने नंबर ऑफ राइट आंसर्स लेट कर लिए हमने, कि लेट कर लिया कितने राइट आंसर हुए हैं, उसके एक्स राइट आंसर हुए हैं, लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, उसने उसके रॉन्ग आंसर कितने हुए हैं, वाई उसके क्या है रॉन्ग आंसर हुए हैं, हमने लेट कर लिया। तो अब देखो हमें बोला है कि एक राइट क्वेश्चन, उसका जब एक राइट क्वेश्चन होगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, यही बोला था। तो देखो एक क्वेश्चन राइट होने पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, उसके टोटल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, एक क्वेश्चन राइट होने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया था 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन राइट होने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक्स क्वेश्चन राइट होने पे उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x ही मिलेंगे ना। सो 3x, ठीक है, ये तो प्लस में ही रहेगा। अब ध्यान से आगे मेरी बात सुनना, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो आगे उन्होंने क्या कहा था, 1 मार्क्स कट हो रहा है, उसका 1 मार्क्स लूज हो रहा है व्हेन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए उसका क्या है 1 मार्क्स लूज हो रहा है। तो अगर उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता तो उसका 1 मार्क्स कटता। अब उसके अगर वाई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो उसके कितने मार्क्स कटेंगे, 1 इंटू वाई, मतलब वाई मार्क्स ही कटेंगे। तो देखो एक चीज़ सुनो, जब तो राइट आंसर है तो हमारी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अभी यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कट कर रहे हैं, वो लूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे -y लिखेंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे लूज आंसर, क्योंकि जो मार्क्स है कटे हैं। तो टोटल जो राइट हुए थे उसमें से रॉन्ग वाले माइनस कर देंगे, तो टोटल उसके बने कितने हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू 40 के आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल क्या है हमारे, एक क्वेश्चन राइट होने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन राइट हुए हैं तो उसको 3x मार्क्स मिले। एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 1 मार्क कट हो रहा है, तो अगर उसके y क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो उसके कितने मार्क्स कट होंगे, 1y, है ना, या फिर y भी लिख सकते हैं, 1y एक ही बात है। तो यहाँ पे बस माइनस डालना है, क्योंकि वो लूज कर रहा है मार्क्स, उसके काटे जा रहे हैं मार्क्स, तो -y, और टोटल मार्क्स उसको कितने मिले हैं, 40 मार्क्स। क्लियर हुआ। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं। तो सेकंड देखो, सेकंड में आगे हमें क्या कहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर। कह रहा है उसको अगर 4 मार्क्स मिले ईच करेक्ट आंसर, एक आंसर अगर उसका करेक्ट हुआ है उसको अगर 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स बीन डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स उसके, डिडक्ट का मतलब भी होता है लूज, कटना, ठीक है, डिडक्ट का मतलब, अवॉर्ड का मतलब देना, डिडक्ट का मतलब काट लेना मार्क्स, ठीक है, अवॉर्ड का मतलब देना। 4 मार्क्स मिले कह रहे हैं अगर उसको एक राइट होने पे, और 2 मार्क्स अगर उसके कटे एक क्वेश्चन रॉन्ग होने के, इनकोरेक्ट होने के लिए। तो यश स्कोर कितने कर रहा है, देन यश स्कोर कर रहा है 50 मार्क्स। अगर ये वाला पैटर्न लगाया जाए मार्किंग का, कि 4 मार्क्स उसको एक करेक्ट होने पे मिले और 2 मार्क्स उसको एक आंसर रॉन्ग होने पे मिले, तो वो कितने ऑब्टेन कर रहा है मार्क्स, टोटल 50। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो अब ध्यान से, अब 4 मार्क्स उसको एक क्वेश्चन क्या है राइट होने पे मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन राइट होने पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक्स क्वेश्चन राइट होने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। ठीक है, अब लूज हो रहे हैं ना, अब रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या है, लूज होंगे, तो फिर माइनस डालेंगे ना, डिडक्ट हो रहे हैं। अब कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो y क्वेश्चन रॉन्ग होने से कितने होंगे, 2y इक्वल टू टोटल मार्क्स उसके कितने बने, 50 उन्होंने बताया है ना। अब इसके क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितने बने, 50। तो अब आप इनमें से कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी, ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। सेकंड इक्वेशन में कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर ले तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 50, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 50/2, है ना। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 25। सो दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। तो ये क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय किसी भी मेथड से। वैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेना, क्योंकि दिस इज़ अ एक्सरसाइज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे अगर मैं चलूँ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भी समझने वाला है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कोई प्लेस है ए एंड बी, दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, वो क्या है 100 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या होता है, अपार्ट का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। कोई दो प्लेसेस हैं ए बी, वो क्या है एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, किसी हाईवे के ऊपर। तो डायग्राम बनाइए इसकी अगर हम, तो डायग्राम कैसे बनेगी, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई हाईवे है, इसका एक यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई बी प्लेस है, दो प्लेस है और वो क्या है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। क्लियर हुआ इतनी चीज़। आगे हमें बोला है 1 कार स्टार्ट्स। अब कोई कार की बात की गई है, कह रहे हैं 1 कार स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ए से, दो केस बनेंगे इसके भी। एक कार स्टार्ट हो रही है ए से एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार स्टार्ट हो रही है बी से। एट सेम टाइम, दोनों का टाइम क्या है, सेम टाइम पे एक ए से कार आ रही है, एक बी से, एक ए से स्टार्ट हुई, एक बी से स्टार्ट हुई। हमें अभी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिंपली एक ए से कार स्टार्ट हो रही है, एक बी से, सेम टाइम के ऊपर। अब पढ़ो नेक्स्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहे हैं इफ़ द कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अगर क्या है, कार ट्रैवल कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं बट विद डिफरेंट स्पीड, बट दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो वो कह रहे हैं वो कितने घंटे में मीट कर रही हैं एक दूसरे को, 5 घंटे में, ठीक है, 5 आवर में। तो इसकी इक्वेशन देखो, अब डायग्राम देखो, तो इसकी डायग्राम देखो पहले, तो आप डायग्राम कैसे बनेगी। तो अब देखो दोनों क्या है, क्या बोला था उन्होंने, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो देखो ये दो पॉइंट्स थे ए बी, है ना, फिर वो ही ले लिए। अब कह रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ए राइट को मूव कर रही है तो बी भी राइट को मूव करेगी। तो उन्होंने जब बोला है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो मतलब ए भी राइट में मूव कर रहा है, बी भी राइट में, या फिर ए भी लेफ्ट में मूव करेगा, बी भी लेफ्ट में, मतलब दोनों की एक डायरेक्शन ले लो कोई भी, ठीक है। ए भी राइट में मूव कर रहा है, बी भी राइट में, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, बट उन्होंने क्या बोला है विद डिफरेंट स्पीड। तो लेट कर लो आप, ए की स्पीड कितनी है यू, वी की स्पीड कितनी है वी, चाहे एक्स वाई लेट कर लो, अगर यू वी नहीं करना तो एक्स वाई भी कर सकते हो। स्पीड डिफरेंट है ना, टाइम सेम से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये एक्स स्पीड है इसकी, मान लो इसकी वाई स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब ये दोनों राइट साइड में चलती गई तो एक पॉइंट, तो क्योंकि दोनों की डिफरेंट स्पीड है, मान लो इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो ज़्यादा कम होगी तो ये जल्दी इसको क्रॉस करेगा, है ना, तो ए ज़्यादा जल्दी क्रॉस करेगा बी को, अगर ए की स्पीड ज़्यादा है तो किसी पॉइंट पे जाके तो ये मीट करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो हमारी कार है ये 5 घंटे में एक दूसरे को मीट कर रही हैं, ठीक है। 5 चलती गई, ये क्या एक दूसरे को 5 घंटे बाद क्या है मीट करेंगी एक दूसरे से। क्लियर हुआ, एक केस तो ये है। और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हमें बोला गया है, ध्यान से सुनो, कि यहाँ से इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, अगर ये टूवर्ड का मतलब क्या था, एक दूसरे की तरफ, अगर ये एक दूसरे की तरफ मूव करे तो दे विल मीट इन 1 आवर। तो ये कितना टाइम ले रही हैं, 1 आवर ले रही हैं। आगे व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स की हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो ये सेकंड इक्वेशन देखो, ये दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, तो ये देखो कैसे टूवर्ड ईच अदर का मतलब एक तीसरी डायग्राम बनेगी, कैसे बनेगी, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये क्या एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अगर ए लेफ़्ट को कर रहा है तो बी, ए अगर राइट को कर रहा है तो बी लेफ़्ट को करेगा, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं ये, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड द ईच अदर, दे मूव टूवर्ड द ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। दोनों की स्पीड डिफरेंट है, इसकी वो ये एक्स है, लेट कर लो, इसकी क्या है वाई है स्पीड। तो ये कह रहे हैं ये कितने घंटे बाद मिल रहे हैं, यहाँ पे ये 1 आवर के बाद मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 आवर के बाद मिल रहे हैं। तो अब हमने क्या फाइंड करनी है इनकी, लगता है मुझे डायग्राम तो क्लियर होगी आपको। तो अब देखते हैं करना क्या है। इसमें एक आपका फॉर्मूला लगेगा, मेन डिस्टेंस और स्पीड की बात की गई है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एक तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है अगर सीधा मैं आपको बताऊँ। और सेकेंडली
अब देखो स्पीड, एक चीज़ आपने इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी कोई टू कार्स हैं, ये क्या है, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, जब भी कोई टू कार्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन का केस था। जब भी कोई टू कार वगैरह सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो जो उनकी स्पीड है ना वो ऑलवेज़ प्लस होती हैं, जो उनकी स्पीड नहीं माइनस, तो उनकी स्पीड है वो हमेशा माइनस करनी है हमने, ठीक है। अगर कोई टू कार्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे राइट में ये लेफ़्ट में टूवर्ड द ईच अदर आ रही हैं और डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं ये, तो इनकी जो स्पीड है वो हमने हमेशा प्लस करनी है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तो इनकी स्पीड माइनस होएगी, जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे लिख लो इन सेम डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जो स्पीड है वो क्या होएंगी, माइनस होएंगी हमेशा, ठीक है। इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये एक रूल है याद रखो, इन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं जब ये, तो इनकी स्पीड है ये क्या हमेशा प्लस होएगी। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब हम अगर एक एक पहले हम एक केस लेते हैं, पहले हम केस लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा, मान लो सेम डायरेक्शन वाला अगर मैं केस लूँ तो फॉर्मूला लगाऊँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे ऊपर लिख भी लेना भाई, लेट द स्पीड ऑफ ए कार ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, जो भी है किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ बी कार इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इनकी लेट कर लेना है, एक्स और वाई ऊपर लिख देना। तो अगर मैं स्पीड मैंने क्या लेट की थी, ए और बी कार की, एक्स और वाई। अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूँ, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस। तो अगर मैं स्पीड लूँ ए और बी की कितनी आ जाएगी, नेट स्पीड एक्स माइनस वाई आएगी। तो नेट स्पीड कितनी आएगी दोनों की, एक्स माइनस वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया, स्पीड क्या होती है, माइनस। अब जो डिस्टेंस है ए और बी का जो डिस्टेंस था वो तो फिक्स था, कितना था, 100 है ना, दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट थे, तो डिस्टेंस 100 ही रह गया। और जब मैंने सेम स्पीड की बात की थी तो ये कितने टाइम बाद एक दूसरे को मीट करी थी कार, आफ्टर 5 आवर। तो टाइम कितना हो गया दोनों का, 5 आवर। तो यहाँ पे टाइम कितना ले लेंगे, 5 आवर। तो सिंपली इसको सोल्व कर दो, आपका इक्वेशन बन जाएगी। कट हो रहे हैं तो कट करा दो, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, कट करवाने से 5 के टेबल पे 20, तो ये क्या आ गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस बनाएंगे हम किसका, डिफरेंट स्पीड का, जब हम डिफरेंट डायरेक्शन, अरे भाई सेम डायरेक्शन, सॉरी ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन का केस है। जब क्या आ रही है, वो टू वर्ड आ रही है ना, तो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ ही आ रही है, ठीक है, टू वर्ड्स आ रही हैं जब वो, तो हमें पता है स्पीड क्या होगी, प्लस, फिर फॉर्मूला लगाओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अब जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड क्या होंगी दोनों की, प्लस। तो एक की स्पीड एक्स थी, दूसरे की क्या थी, वाई, दोनों को क्या कर दो, प्लस, है ना। तो ये क्या आ गई हमारी स्पीड, दोनों की स्पीड प्लस हो गई। इक्वल टू डिस्टेंस तो 100 ही रहेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। और जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो ये कितना टाइम ले रही थी एक दूसरे को मीट करने के लिए, 1 आवर। तो यहाँ पे टाइम कितना फिल हो जाएगा, 1 आवर। तो 100/1 100 ही आ जाएगा। तो हमारी कितनी इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। डैट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व करोगे आप इक्वेशंस को किसी भी मेथड से, एक्स वाई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स वाई कैलकुलेट हो गया, इट मीन्स क्या है, हमारी एक्स वाई हमने लेट क्या किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मतलब क्या है, हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, फाइंड आउट हो जाएगी एक्स और वाई, ठीक है। तो आई थिंक हमारा अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन रह गया हमारा, लास्ट वन। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। तो 5th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इसको भी ध्यान से देखना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कह रहे हैं जो किसी रेक्टेंगल का एरिया है वो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, घटना, ना, और इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, कह रहे हैं वो रिड्यूस होता है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट, है ना। मतलब वो उसकी वैल्यू एरिया की 9 कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है 9, कब होती है, इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगी, इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ रिड्यूस हो जाए 5 यूनिट और विड्थ इंक्रीज हो जाए 3 यूनिट। अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो जाए 5 यूनिट, विड्थ
लेंथ रिड्यूस हो जाए 5 यूनिट, लेंथ कम हो जाए 5 यूनिट, और विड्थ क्या है ज़्यादा हो जाए 3 यूनिट, तो जो टोटल एरिया है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 9 यूनिट। ठीक है, तो टोटल जो एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, कितना रिड्यूस होगा एरिया, वो 9 होगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड को हम बाद में रीड करते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या है, हमने लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले तो लेट करो लेंथ और विड्थ को। सो पहले क्या है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, चाहे एल बी कर लो चाहे एक्स वाई कर लो, आपकी मर्जी है। लेंथ को लेट कर लिया एक्स, विड्थ को लेट कर लिया वाई। ठीक है, दोनों को लेट कर लिया। अब देखो एरिया के, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो मैं अगर आपको एरिया की बात करूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ ही होता है ना। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है एक्स है, और विड्थ कितनी लेट की है हमने वाई। क्लियर। अब क्या है, लेंथ कितनी लेट किया है हमने एक्स, विड्थ कितनी की है वाई। तो अब जो एरिया है वो 9 हमने बोला था कि रिड्यूस होगा। कब होगा वो 9 रिड्यूस, व्हेन लेंथ कितनी हो, लेंथ हमारी अगर क्या हो, क्वेश्चन ध्यान से देखने वाला है। जब हमारी लेंथ क्या है रिड्यूस होगी 5 यूनिट, है ना। लेंथ रिड्यूस होगी 5 यूनिट, लेंथ 5, अगर लेंथ हमारी एक्स है तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ 5 यूनिट तो मतलब एक्स माइनस 5 बन गई। ठीक है, विड्थ है, अगर मैं विड्थ को इंक्रीज़ करूँ 3 यूनिट मतलब विड्थ हमारी वाई है, तो इंक्रीज़ का मतलब क्या है, कितनी आ गई विड्थ हमारी वाई प्लस 3 बन जाएगी। यही हुआ ना, रिड्यूस में माइनस कर दिया, इंक्रीज़ में प्लस कर दिया, जितने भी यूनिट उन्होंने बोला था। तो क्वेश्चन में भी कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है उसको तो फिलहाल ऐसे ही रख लो। ठीक है, लेंथ क्या हुई है हमारी, ये क्या हुई थी हमारी 5 रिड्यूस हुई थी, और विड्थ क्या हुई थी हमारी 3 इंक्रीज हुई थी। 3 हुई थी, यस 3 इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो ये जब ये दोनों हुए, लेंथ रिड्यूस हुई और विड्थ इंक्रीज हुई, तो टोटल एरिया पे भी तो चेंज हुआ है। एरिया क्या हुआ है हमारा, एरिया भी तो रिड्यूस हुआ है ना इसके साथ साथ 9 यूनिट। तो पहले अगर मैं सिंपल एरिया की बात करूँ, पहले लेंथ और विड्थ के इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले एरिया कितना था, एल बी था, है ना। टोटल एरिया पहले कितना था, एल बी मतलब एक्स वाई था। तो जो टोटल एरिया था उसमें भी कितना रिड्यूस हुआ है, वो भी 9 यूनिट रिड्यूस हो गया। तो अब जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। तो इधर भी पुट करेंगे एरिया की जगह पे, तो इधर एरिया की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पहले हमारा एरिया एक्स वाई था लेंथ इंटू विड्थ, अब एरिया में भी तो 9 रिड्यूस हुआ है। कब, जब हमारी लेंथ क्या है 5 डिक्रीज हो गई, विड्थ क्या है 3 इंक्रीज हो गई। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, जब हमारी लेंथ रिड्यूस हुई 5 यूनिट, विड्थ इंक्रीज हुई 3 यूनिट, तो जो एरिया था वो भी एक्स वाई था ना एरिया, वो भी रिड्यूस हो गया बाय 9 यूनिट। क्लियर हुआ। तो ये हमारी मेन इक्वेशन बनी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 9 एज इट इज़ रहा। इधर मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म्स, इनको क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया, पहले एक्स को वाई से किया एक्स वाई, देन एक्स को 3 से किया प्लस 3x, देन 5 को y से करेंगे तो माइनस 5y, अब 5 को 3 से करेंगे तो माइनस 5 3 जा 15, है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाते थे तो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहा, -9 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15। अब एक्स वाई के अलावा 15 है, इसको इधर शिफ्ट करवाओ तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। ठीक है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 में से 9 गए 6, तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। इसको सही करके लिखेंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसकी सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो सेकेंड इक्वेशन भी सेम ऐसी बननी है। सेकेंड इक्वेशन को एक बार रीड करो कि सेकेंड इक्वेशन में बोला क्या है हमें। तो सेकेंड इक्वेशन में हमें कहा क्या है कि अब देखो सेकेंड कंडीशन इफ़ से, फिर इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम क्या है लेंथ को इंक्रीज करें बाय 3 यूनिट, लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, लेंथ इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ कितनी है हमारी x, तो अगर मैं इंक्रीज कर दूं लेंथ को 3 यूनिट मतलब क्या है x प्लस 3 आ गई लेंथ हमारी, एंड विड्थ बाय 2 यूनिट मतलब
सीधा ही लिखा है इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड विड्थ बाय 2 यूनिट, मतलब विड्थ के आगे इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा। तो ये जो इंक्रीज है दोनों के साथ है कि लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और विड्थ भी क्या है, इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड विड्थ बाय 2 यूनिट, तो विड्थ भी क्या है, इंक्रीज ही हो रही है। तो विड्थ कितनी है हमारी y, तो ये कितना इंक्रीज होएगी 2 यूनिट, तो y+2 के आगे हमारी विड्थ आ गई, है ना। तो इसके अलावा तो इन दोनों के इंक्रीज होने से टोटल एरिया पे कितना फ़र्क पड़ा वो देखो। तो उन्होंने बोला है द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, विड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो कह रहे हैं पूरा एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट। तो पूरा एरिया हमारे पास कितना था, XY था ना, लेंथ इनटू विड्थ, तो जो पूरा एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट। तो क्लियर हुआ। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिमिलरली इक्वेशन क्या बनेगी, वही एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू x इंटू वाई था ना। अब एरिया में कितना फ़र्क पड़ा, एरिया इंक्रीज होएगा 67 यूनिट। ठीक है, एरिया XY था उसमें 67 यूनिट प्लस होएगा कब, वैन हमारी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई थी लेंथ कितनी हुई थी 3 और y कितनी हुई थी 2। वैन अवर लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड विड्थ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2 यूनिट। ये इकट्ठा ही है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है। तो इसको भी लेंथ इंक्रीज हुई 3 यूनिट, विड्थ इंक्रीज हुई 2 यूनिट, तो हमारा जो टोटल एरिया था वो 67 इंक्रीज हो गया। इसको भी सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसको भी मल्टीप्लाई करो सिमिलरली फर्स्ट की तरह ही। पहले x को किससे करेंगे, y से xy, देन x को किससे करेंगे 2 से, सो 2x, देन 3 की बारी आ गई, 3 को y से किया 3y, देन 3 को 2 से किया 3 2 जा 6, है ना। सो इससे ये आंसर हो गया हमारे पास। रिमेनिंग कितना बचा, 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6। तो 6 को क्या है, पहले लेफ्ट में शिफ्ट करवा दो, माइनस का हो जाएगा आके, इधर क्या बचा है 2x प्लस 3y। सो 67 में से 6 माइनस किया 61 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। सो हमारी क्या इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। सो डैट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये इसी से हमारे क्या है 5 के 5 जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी ये क्या है सॉल्व हो गई। आप इसको किसी भी मेथड से आगे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। आई थिंक अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं समझा है तो मुझे आप बता देना, मैं क्या दोबारा से समझा दूंगी। एक बार आप खुद से 1-2 एग्जांपल सॉल्व करके देखना, आंसर्स उसके चेक करना, उसके बाद मुझे आप बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।